Good morning students, this is Rajesh Shariyar and welcome to my YouTube channel that is the Rankers Academy। आज के लेक्चर में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 4 जो कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स चल रहा था उसका सेकेंड लास्ट पार्ट दैट इज़ पार्ट 7 को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या टॉपिक्स डिस्कवर करने वाले वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, मतलब किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, स्पीड होता है, उस पर क्या फ़र्क आएगा अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं या घटाते हैं। दूसरा है हमारा कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट हम लोग अभी देखेंगे, पढ़ेंगे, है ना, कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो क्यों ज़रूरी है किसी भी रिएक्शन का स्पीड को बताने के लिए। थर्ड क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट। देखो पहला और तीसरा में क्या अंतर है। रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोग जानते हैं ना, आर से डिनोट करते हैं, और रेट कांस्टेंट को हम लोग के से डिनोट करते हैं। तो टेम्परेचर को चेंज करने से रेट कांस्टेंट में क्या, रेट कांस्टेंट के है ना, तो टेम्परेचर को चेंज करने से रेट कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा यानी के में क्या चेंज आएगा वो पॉइंट नंबर थर्ड में पढ़ेंगे। और टेम्परेचर को चेंज करने से ओवरऑल रिएक्शन का स्पीड में क्या चेंज आएगा उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज होना। ठीक है, वो हम लोग पॉइंट नंबर 1 में पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक आज के लिए हमारा क्या रहेगा, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हमें पता है ना कैटलिस्ट होता है क्या है। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो वो कैटलिस्ट ऐसा क्या करता है कि किसी भी रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है, उसका मैकेनिज़्म क्या है, क्यों ऐसा होता है कि कैटलिस्ट को हम लोग जब भी किसी रिएक्शन में डालते हैं तो रिएक्शन का स्पीड इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, इसके पीछे क्या कारण है यही हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ द रिएक्शन हम लोग जानते हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट ऑफ द रिएक्शन होता है हमारा आर। ठीक है, अब देखो किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वो टेम्परेचर को बढ़ाने से बढ़ जाता है। ये तो एक कॉमन कंसेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। जैसे जैसे हम लोग, आपको ये भी पता होगा बहुत सारे ऐसे रिएक्शन होते हैं, अगर स्लो हो रहा है तो उसका टेम्परेचर बढ़ा दो, उसका गर्मी बढ़ा दो, तो वो रिएक्शन स्पीड होना शुरू हो जाएगा। हीट करने से रिएक्शन का रेट स्पीड हो जाता है ना। तो पहला लाइन यही बोल रहा है, इट हैज़ बिन फाउंड बाय एक्सपेरिमेंट, it has been found that the rate of the reaction is nearly doubled if we increase the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस, है ना। अगर किसी भी रिएक्शन का टेम्परेचर को, तापमान को अगर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए तो उसका जो रेट है, उस रिएक्शन का जो स्पीड है वो लगभग डबल हो जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग स्पेसिफिक टेम्परेचर या स्पेसिफिक रेट भी बोलते हैं। ये वर्ड याद रखना, पहले पूछा जाता था, अब नहीं पूछते। ये स्पेसिफिक रेट अगर पूछा जाए आपसे क्या होगा, तो आप बस ये लिख देना कि मान लो टी टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन आर है। अगर टी प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर रिएक्शन का जो टेम्परेचर है वो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाए, तब जो रेट आता है उसको हम लोग स्पेसिफिक रेट बोलते हैं। स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक रेट कोई मतलब है नहीं, बस आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन ऐसा आएगा, हाउ डज द टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे, इट हैज़ बिन फाउंड आउट ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स दैट the rate of reaction almost becomes double if we increase the temperature by 10 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं तो जो रिएक्शन का स्पीड है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है k इज इक्वल टू ए इंटू एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस ई ए बटा आर इंटू टी। ठीक है, अब ये सब क्या क्या सर, k का मतलब है यहाँ पर रेट कांस्टेंट। आप लोग कॉपी में लिखते जाएंगे कि सबका क्या क्या मीनिंग है। ठीक है, k का मतलब है रेट कांस्टेंट। a क्या है, a जो है वो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ये क्या होता है ये अभी हम समझाएंगे, पहले इसका नाम लिखिए, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, ए। अब क्या ई ए, क्या होता है,
तो ये जो ई ए है इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना है कि ई ए को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। आर क्या है जी, गैस कांस्टेंट है, और टी क्या है, टेम्परेचर है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है दैट के इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस ई ए बटा आर टी। अब इसको प्री एक्सपोनेंशियल देखो, कोई भी ई का पावर एक्स एक्सपोनेंशियल होता है ना, उसके आगे जो भी चीज़ लगा हुआ रहता है, चाहे ए लग जाए चाहे बी लग जाए, उसको हम लोग प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कहते हैं। तो आपको इस टॉपिक से क्या पता चला, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कि अगर हम टेम्परेचर को नियरली 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन लगभग ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। फॉर्मूला आपको क्या रिलेटेड याद रखना है, k इज इक्वल टू ए इंटू ई, मतलब एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस ई ए बटा आर टी। क्या सर ये फॉर्मूला हमको याद रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको इससे क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल। कैसे? मान लो आपको ऐसे दे देगा k इज इक्वल टू 2 इंटू 10 का पावर 3 इंटू एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस 2.3 इंटू 10 का पावर 5 बटा आर टी, ऐसा, और बोल देगा कि एक्टिवेशन एनर्जी निकाले। तो जब तुम कंपेयर करोगे तो ई के आगे जो लगा हुआ रहता है वो एक्सपोनेंशियल फैक्टर होता है, तो ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर हो गया। सॉरी, एक्सपोनेंशियल ई का पावर जो भी लगा हुआ होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो पावर में क्या लगा हुआ है, इधर ई ए है और यहाँ पर क्या है, माइनस 2.3 इंटू 10 का पावर 5। तो जब कंपेयर किए तो ई ए का वैल्यू क्या आ गया, माइनस 2.3 इंटू 10 टू द पावर 5, क्योंकि माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये जूल इसका आंसर हो गया है ना। तो ये आपको बस सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। किसके लिए? क्योंकि सेम फॉर्मूला के बेसिस पे ही न्यूमेरिकल देगा। न्यूमेरिकल क्या देगा आपको, ऐसा करके लिख के दे देगा और 1 मार्कर में पूछेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि कंसेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है वो हम लोग पहले पढ़ते हैं। तो देखो होता क्या है, सपोज दैट हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है, और ऑक्सीजन है, दोनों मिल गया तो क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा। अब देखो हमारे एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन भी पाया जाता है, हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस भी पाया जाता है, तो क्या ये अपने आप रिएक्शन करके वाटर बना लेते हैं? आंसर है नहीं। कोई भी रिएक्शन अपने आप नहीं होता है। जनरली कोई भी रिएक्शन को होने के लिए एक मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, सबसे मतलब कुछ ना कुछ मात्रा में क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। उसी मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। अच्छा, तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे बोर्ड्स में, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। हम लोग जानते हैं कि कोई भी रिएक्शन क्या होता है, रिएक्टेंट चेंज होता है प्रोडक्ट में। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए, दैट इज नोन टू बी एक्टिवेशन एनर्जी। ऑलवेज अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबसे कम मात्रा ऑफ एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड, क्या करने के लिए, फॉर कन्वर्टिंग रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट किससे करते हैं? तो आपको ये याद रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल ई और नीचे में छोटा सा ए, ई ए से डिनोट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसा यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये भी एनर्जी है, तो एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी इट हैज़ टू बी जूल, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो तो भी जूल, काइनेटिक एनर्जी हो तब भी जूल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनी फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनी काइंड ऑफ एनर्जी, एनर्जी है तो जूल होगा। तो इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों ने ये तो मोटे तौर पे समझ लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना कम से कम एनर्जी चाहिए, या किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बदलने के लिए कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, उसको एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसको हम लोग डिनोट करते हैं ई से, ऐसा यूनिट होता है जूल। अब बात आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या क्या फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, मतलब किसी भी कोई भी रिएक्शन हो गया, उस कौन से रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा,
कौन से वाले रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किस किस बातों पर डिपेंड करता है, किस किस फैक्टर्स पर अफेक्ट होता है, किस किस चीज़ों से असर इस पे आता है। तो दो चीज़ों पे असर आता है, पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा कैटलिस्ट। पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट और दूसरा है कैटलिस्ट। मतलब रिएक्टेंट किस तरीके का है, जाहिर सी बात है, मान लो अगर दो मॉलिक्यूल्स है, दो रिएक्टेंट है ए और बी, और दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करने वाले नहीं हैं, मतलब एक दूसरे को प्यार नहीं करते, एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करना चाहते, तो जाहिर सी बात है हमको बहुत ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा रिएक्शन ज़बरदस्ती का करवाने के लिए। वही समझो ना कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे डीडीएलजी में, वो सिमरन का बाप रहता है और सिमरन रहती है, ठीक है। तो सिमरन का बाप जो है वो शाहरुख खान और काजल का जो जोड़ी है उसको पसंद नहीं करता, तो जाहिर सी बात है पसंद नहीं करता, तो मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसको मशक्क़त करना पड़ेगा, है ना। तो वो जो एक्टर होता है खूब मशक्क़त करना होता है। सेम कंसेप्ट यार, अगर कोई दो रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्शन करना नहीं चाह रहा है तो ज़बरदस्ती हम रिएक्शन करवा सकते हैं बाई पासिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट या टेम्परेचर, है ना। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा पहली बात कि एक्टिवेशन एनर्जी पहला नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे से रिएक्शन करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर दो रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्शन नहीं करना चाहता, उसकी टेंडेंसी कम है, तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। और अगर दो रिएक्टेंट्स एक दूसरे से आपस में घुलना मिलना चाहते हैं तो उनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। दूसरा बात है कैटलिस्ट। हमें पता है ना कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन का स्पीड को बढ़ा देता है। अब कैटलिस्ट ऐसा क्या कर देता है कि उसका एक्टिवेशन एनर्जी में बदलाव आ जाता है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो बस आपको अभी ये याद रखना था, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी जो कि चाहिए किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। Activation energy is denoted by EA. SI unit is joule. There are the two factors which affect the activation energy. First one is the nature of reactant and the second one is catalyst. ठीक है। अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग डायग्राम से समझते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी होता क्या है। पहले तो ये डायग्राम है, पहले मैं खुद से एक रफ डायग्राम में आपको समझा देता हूँ, है ना। सपोज दैट ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस में एनर्जी है, क्या है, एनर्जी, ठीक है। और एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है, मतलब रिएक्शन किस तरीके से किस स्पीड से हो रहा है, प्रोसेस ऑफ रिएक्शन या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन दोनों लिख सकते हैं। तो जो इसका ग्राफ आता है वो कुछ इस तरीके से आता है। तो देखो यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पर रिएक्शन क्या हुआ है, यहाँ पर जी रिएक्शन स्टार्ट हुआ है। रिएक्शन ख़त्म कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब समझो, कलर चेंज करता हूँ। इस रिएक्शन का टॉप क्या है, ये एनर्जी का टॉप ये है। यहाँ आर लिख देते हैं रिएक्टेंट, यहाँ लिख देते हैं पी प्रोडक्ट, और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो आता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट, बीच वाला चीज़। सर इंटरमीडिएट का एग्जांपल बताओ। देखो सपोज दैट कि हमको जो है शाही पनीर बनाना है। क्या बनाना है, शाही पनीर। तो शाही पनीर बनाने के लिए जो हमने कच्चा रॉ पनीर लिया, शाही पनीर बनाने के लिए जो हम लोगों ने कच्चा पनीर लिया, दैट इज़ द रॉ पनीर, वो क्या हो जाएगा, वो एग्जाम्पल हो जाएगा तुम्हारा रिएक्टेंट का। सबसे पहले तुम क्या करोगे, शाही पनीर को तुम तलोगे, तो तलोगे तो वो क्या तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट हुआ, नहीं, उसमें तुमको मसाला वसाला और डालना। तो जो बीच वाला प्रोडक्ट होता है, मतलब तला हुआ पनीर, दैट इज़ योर इंटरमीडिएट। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, तला हुआ पनीर में तुम मसाले डालोगे, ग्रेवी डालोगे, बाकी और सारे व्यंजन डालोगे और फाइनली शाही पनीर बनाओगे ग्रेवी के साथ, दैट इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट। तो जाहिर सी बात है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, मतलब कच्चा पनीर को शाही पनीर बनने में आपको एनर्जी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। जो एनर्जी देना पड़ेगा, हीट दे रहे हो ना गैस का, तो उसी को एक्टिवेशन एनर्जी समझ लो, ठीक है। तो ये रिएक्टेंट का एनर्जी है इतना सा, ठीक है, और ये इंटरमीडिएट का एनर्जी है। तो इनके और इनके बीच में, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन के बीच में जो अंतर होता है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। मतलब रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट बनने के लिए कितना मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। अभी आप बोलो कि सर आपने तो प्रोडक्ट के लिए बोला था। देखो जब भी किसी रिएक्शन को तुम यहाँ तक पहुँचा दोगे ना, कहाँ तक, यहाँ तक,
अगर तुम किसी रिएक्शन को उठा करके यहाँ तक पहुँचा दिए तो वो अपने आप यहाँ से यहाँ आ जाएगा। अरे ये बॉल का कंसेप्ट समझो ना, बॉल, तुम एक बॉल ले लो, क्रिकेट बॉल, यहाँ से यहाँ तक ले आओ, इसको यहाँ पर छोड़ दो, वो अपने आप नीचे आ जाएगा ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ग्राफ किसका बनेगा, एनर्जी और प्रोसेस या प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, इस तरीके से बनाना है। शुरू वाला रिएक्टेंट होता है, नीचे वाला प्रोडक्ट होता है, बीच वाला इंटरमीडिएट होता है। एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलते हैं, रिएक्टेंट और इंटरमीडिएट के बीच में जो एनर्जी का गैप है इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलते हैं, तो ध्यान रखना थ्रेशोल्ड एनर्जी ये है। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होता है वो होता है तुम्हारा 0 से लेकर के एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बीच में जो एनर्जी है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। ध्यान दो, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब एक्टिव करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, रिएक्टेंट को इंटरमीडिएट बनाने के लिए कितना एनर्जी चाहिए, है ना। तो रिएक्टेंट का एनर्जी और इंटरमीडिएट के एनर्जी के बीच में जो गैप होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी होता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी छोटा सा है, मैं दिखा देता हूँ। एक्टिवेशन एनर्जी जो आएगा वो छोटा सा आएगा, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। थ्रेशोल्ड एनर्जी जो आएगा वो पूरा आएगा, यहाँ से लेकर के 0 से स्टार्ट, ठीक है। अब रिएक्टेंट का इतना एनर्जी है, प्रोडक्ट का इतना एनर्जी है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो एनर्जी गैप है छोटा सा, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब क्या होता है, हीट एंथैल्पी या हीट चेंज। तो डेल्टा एच क्या, देखो 3 चीज होता है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी, देखो ग्राफ कैसे बनाओगे, ऐसे पकड़ोगे, ऐसे पकड़ोगे, इस तरीके से, इस तरीके से, एक ऊपर और एक नीचे, है ना। प्रोडक्ट का एनर्जी कम होता है, अच्छे से बना देता हूँ इस तरीके से। ये रिएक्टेंट हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया। रिएक्टेंट और पहाड़ के बीच में जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी, 0 से पहाड़ के बीच में जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो गैप है, तो रिएक्टेंट यहाँ तक है, प्रोडक्ट यहाँ तक है, यहाँ तक, मतलब दोनों के बीच में गैप इतना सा है। ये हो गया आपका हीट एंथैल्पी डेल्टा एच, है ना। तो ये आपको 3 चीज़, जब भी आपको एक्टिवेशन एनर्जी पूछे आप ग्राफ जरूर बनाएं, विदाउट ग्राफ आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, एक और ग्राफ है आप तुम्हारा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी होता क्या है, पहले ये समझो। हम लोगों को पता है कि कोई भी मॉलिक्यूल जब इधर उधर हीट करोगे, कोई भी मॉलिक्यूल को जब तुम गर्म करोगे तो वो क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। मूव करना शुरू करेगा तो उसमें क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो देखो होता क्या है, काइनेटिक एनर्जी का यहाँ ग्राफ है किधर, एक्स एक्सिस में, ठीक है। और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ग्राफ किधर है, वाई एक्सिस में। अब इन दोनों के ग्राफ में ये जो पहाड़ वाला चीज़ है ये क्या है, ये हम लोग समझते हैं इस तरीके से। देखो जिधर एक्स एक्सिस ज़्यादा है मतलब ये वाले पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ये वाले पॉइंट का काइनेटिक एनर्जी कम होगा क्योंकि इसका एक्स एक्सिस का वैल्यू कम है। ये वाले का और कम होगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी एक्स एक्सिस में हो, ठीक है। ये वाले का और कम होगा यहाँ से यहाँ तक, ये वाले पॉइंट का और कम होगा, ठीक है। तो दैट इज़, ये हम लोग ग्राफ देख रहे हैं, क्या है ये ग्राफ, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और काइनेटिक एनर्जी के बीच में जब तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ तुमको इस पहाड़ की तरह, माउंटेन की तरह दिखेगा। और इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है, ग्राफ का सबसे पॉइंट पे चले जाओ, मतलब सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे, क्रेस्ट पे, तो देखो ये वैल्यू वाई एक्सिस का सबसे मैक्सिमम यही है। और वाई एक्सिस में क्या, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मतलब सबसे अधिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो सबसे अधिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो सिर्फ बीच वाला है, मतलब इतना सा ही है। सर समझ में नहीं आ रहा, अरे देखो तुम मान लो यहाँ पर 0 जूल है, 5 जूल है, 10 जूल है, 15 जूल है, 20 जूल है। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर 5 मॉलिक्यूल्स है, इधर 10 मॉलिक्यूल्स है, इधर 15 मॉलिक्यूल्स है, इधर 20 मॉलिक्यूल्स है, ऐसे, ठीक है। तो इससे क्या पता चला, ये 10 का वैल्यू हो गया। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी कितना है, 10 के बराबर है। इसी को हम लोग बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्लास में 10 लड़के हैं, अब 10 लड़कों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो कि सबसे ज़्यादा लड़कों को आया, मतलब सारे लड़कों को वही नंबर आया है, तो उसको हम लोग एवरेज बोलते हैं, है ना। मान लो कि 100 लड़के हैं, 100 लड़के में 40 लड़के ऐसे हैं
जिनका नंबर 50 से कम आया है, ठीक है। 30 लड़के ऐसे हैं जिनका नंबर 50 से अधिक आया है, और 30 लड़के ऐसे हैं जिनका नंबर 80 से अधिक आया है। तो सबसे ज़्यादा किनका आया है? 40 लड़के। कितना आया है? 50 से कम। तो जो 40 हुआ वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हुआ, है ना, नंबर हमको देखना है। और कितना आया है एक्चुअल वैल्यू? वो 50 से कम आया। तो आपको ये समझना है मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उन सारे मॉलिक्यूल्स में से सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का एनर्जी कितना होता है, इसी को मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो कुछ नहीं, आप एक ऐसे करके पहाड़ बनाएंगे, इस पॉइंट को लिखेंगे और इस पॉइंट को बता देंगे कि ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक मोस्ट प्रोबेबल MPKE है, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन पे। ये है क्या? हाँ, तो मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। सबसे अधिक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का कौन सा काइनेटिक एनर्जी होता है, उसी को मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन मत लिखो या रेट कांस्टेंट, इसको काट लो या लिख दो रेट कांस्टेंट, क्योंकि रेट कांस्टेंट को हम लोग K से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग टेम्परेचर में चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट में क्या चेंज आएगा, ये हमको जानना है। मान लो कि हमारा शुरू में टेम्परेचर T1 था, बाद में टेम्परेचर T2 हो गया। T1 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K1 था, T2 टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट K2 हो गया। तो वही बोल रहा है कि अगर आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा, T1 टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा शुरू वाला, उस समय का रेट कांस्टेंट दिया हुआ रहेगा, फाइनल टेम्परेचर पे दिया हो रहा है कि इतना टेम्परेचर बढ़ा दिया, पूछेगा कि फाइनल रेट कांस्टेंट क्या। तो उसके लिए फॉर्मूला है log K2 बटा K1, मतलब रेट कांस्टेंट 2 बटा रेट कांस्टेंट 1 इज इक्वल टू EA एक्टिवेशन एनर्जी बटा 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बटा T1 इंटू T2, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। सर इस फॉर्मूला में क्या क्या दिया हुआ रहेगा हमेशा क्वेश्चन में, ध्यान रखो T1 और T2 हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा, दोनों टेम्परेचर दिया हुआ रहेगा। एक्टिवेशन एनर्जी भी हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। आर का वैल्यू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 जूल, 2.303 तो पता ही है। K1 का वैल्यू हमेशा आपको दिया हुआ रहेगा, बस एक ही वैल्यू निकालना रहेगा K2। सर सॉल्व कैसे करेंगे? आपको पता है ना कि जब भी लॉग रहता है तो डिवाइड माइनस में हो जाता है, तो क्या करेंगे log K2 माइनस log K1 इज इक्वल टू EA, और वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे, फिर हम लोग देखेंगे भी कैसे करते हैं। बस आपको ये याद रखना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट ऑफ रिएक्शन अगर आ गया तो वो अलग होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन रेट कांस्टेंट आ गया तो वो अलग होता है। टेम्परेचर डिपेंडेंट ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन, तो हम फॉर्मूला अभी हम लोगों ने देखा था सबसे पहले, K इज इक्वल टू था A इंटू E का पावर माइनस EA बटा RT। और अगर रेट कांस्टेंट के लिए हमें देखना है टेम्परेचर से क्या चेंजिंग आता है, तो उसका फॉर्मूला क्या है जी, log K2 बटा K1 इज इक्वल टू EA बटा 2.303 इंटू T2 माइनस T1 बटा T1 T2। अगर मान लो कि तुमको ये चीज़ नहीं याद हो रहा तो देखो कोई अंतर है नहीं। T2 माइनस T1 का मतलब क्या हुआ, दोनों T के बीच में डिफरेंस बटा दोनों T के बीच में मल्टीप्लाई, तो T2 माइनस T1 बटा T2 इंटू T1 या T1 इंटू T2, जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं, है ना। तो ये था हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑन द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो रेट कांस्टेंट में क्या क्या बदलाव आएगा, ये हमारा था। नेक्स्ट आते हैं इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। हमने अभी पढ़ रखा है कि कैटलिस्ट होता क्या है। कैटलिस्ट कोई भी रिएक्शन का स्पीड को इंक्रीज कर देता है। सवाल ये उठता है कि वो कैसे करता है, क्या उसके पास जादू की छड़ी है, डज कैटलिस्ट हैव अ मैजिक वंड, ठीक है, मैजिक स्टिक? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो होता क्या, हम लोगों को पता है कि अगर किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट को हम उठा करके यहाँ तक पहुँचा दे तो वो रिएक्शन खुद ब खुद हो जाएगा। हाँ सर, ये तो पता है आपने एक्टिवेशन एनर्जी का। तो मतलब अगर जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है मान लो दो रिएक्शन है, एक इस तरीके का उसका ग्राफ है
और दूसरे रिएक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके का है। तो पहले वाले का एक्टिवेशन एनर्जी इतना सा है, कम है, दूसरे वाले का एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले वाले को कम एनर्जी चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट होने में, दूसरे वाले को ज़्यादा एनर्जी चाहिए रिएक्शन को कंप्लीट होने में। जिसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए उसको ज़्यादा टाइम लगेगा रिएक्शन कंप्लीट होने में। अच्छा, कैटलिस्ट यहीं पर काम करता है। कैटलिस्ट क्या करता है, वो जो पहाड़ का जो ऊंचाई है ना उसी को कम कर देता है। मतलब कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को ही कम कर देता है। तो चूंकि एक्टिवेशन एनर्जी ही कम हो गया तो कम टाइम लगेगा किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट स्पीड्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैटलिस्ट रिएक्शन का स्पीड को तो इंक्रीज कर रहा है, बट हाउ, कैसे? इट इज डन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। करता क्या है कैटलिस्ट, रिएक्शन का स्पीड को तो बढ़ाता है, लेकिन किस तरीके से बढ़ाता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करके, कम करके, जो कि आपको एक ग्राफ में साफ साफ दिख रहा है। दैट इधर वाई एक्सिस में एनर्जी है, एक्स एक्सिस में प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन है। ये नॉर्मल वाला देखो, ये जो है बड़ा वाला ग्राफ ये नॉर्मल वाला है, मतलब विदाउट कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट के बिना है, मतलब इतना लंबा पहाड़ उसको इतना ज़्यादा एनर्जी चाहिए। कैटलिस्ट आने से क्या हो गया कि ये पहाड़ छोटा हो गया, मतलब अब एक्टिवेशन एनर्जी कम चाहिए, कम चाहिए तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना कैटलिस्ट रिएक्शन के स्पीड को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ा देता है? क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, इसलिए वो स्पीडली तुरंत हो जाता है। ऐसे ही सोचो ना, आपको कोई एक मूवी डाउनलोड करना है 1 GB का, तो 1 GB का अगर आपको मूवी डाउनलोड करना है तो सपोज दैट 10 मिनट लग रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसा डाउनलोडर आ जाए जो कि क्वालिटी को सेम रखेगा लेकिन उसका मेमोरी को कम कर देगा, उसके साइज को कम कर देगा, फाइल के साइज को 1 GB के जगह मान लो ½ GB कर देगा, तो वो जल्दी डाउनलोड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जल्दी डाउनलोड होगा। सेम कंसेप्ट है कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट क्या करता है, वो साइज को, साइज मतलब एक्टिवेशन एनर्जी, उसको ही लोअर कर देता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। ओह, दिस इज द लास्ट पेज। तो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास। आज के क्लास में हम लोगों ने क्या देखा, दैट इट वाज चैप्टर 4 पार्ट 7 केमिकल काइनेटिक्स। हम लोगों ने देखा हाउ डज द टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट ऑफ द रिएक्शन। दूसरा हमने देखा हाउ डज द टेम्परेचर अफेक्ट्स द रेट कांस्टेंट। दोनों का एक फॉर्मूला है। कैटलिस्ट के बारे में जाना, एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में जाना। एग्जाम से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ सीबीएसई एंड जेक बोर्ड। सीबीएसई में आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट हमेशा पूछते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी किसी भी बोर्ड्स में पूछा जाए, यू हैव टू राइट इट्स डेफिनेशन, यू हैव टू मेक इट्स ग्राफ, और उसके बाद वो ग्राफ में आपको दिखाना पड़ेगा एक बड़ा पहाड़ और एक छोटा पहाड़, दैट एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गया है अगर हमने कैटलिस्ट यूज किया है तो छोटा सा सिंपल सा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये चैप्टर को फिनिश करेंगे, दैट इज चैप्टर 4 पार्ट 8 इज द लास्ट लेक्चर, जिसमें हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, कोलिजन थ्योरी पढ़ना है, तो वो देखेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज क्लास।